हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। इस वीडियो में हम लोग 24 दिसंबर को जो दूसरा शिफ्ट हुआ था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, इसमें जो साइंस के 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को कवर करने जा रहे हैं। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज का पहला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? हम जो भोजन खाते हैं वह हमारे शरीर में विभिन्न एंजाइमों द्वारा पचाया जाता है। बिल्कुल सही है। अलग अलग खाद्य पदार्थों को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम को पता होता है कि हमें किसे पचाना है। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी एंजाइम किसी को भी पचा देगा। भाई, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले अलग एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन को पचाने वाले अलग एंजाइम्स होते हैं, है ना। न्यूक्लिक एसिड को पचाने वाले अलग एंजाइम्स होते हैं, फैट को पचाने वाले अलग एंजाइम्स होते हैं। तो अपने क्रिया में विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष पदार्थ के विघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। यही चीज़ मैंने आपसे कहा, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, न्यूक्लिक एसिड है, इन सब को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। तो विशिष्ट एंजाइमों की आवश्यकता होती है। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीनों के तीनों ही सही है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं में कितने प्रकार की अंतर्द्रव्यी जालिका होती है? ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, दो प्रकार की होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके हुए नहीं होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके होते हैं। भाई, इनके ऊपर राइबोसोम्स चिपके होते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री कहे जाते हैं, इसीलिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। अब इसके पास तो है नहीं राइबोसोम्स, ये क्या करते हैं? लिपिड सेंश्लेषण करवाते हैं। लिपिड सिंथेसिस का मतलब लिपिड सेंश्लेषण करवाते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बिंब को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक प्रतिबिंब बनता है। लेंस का आवर्धन कितना होगा? तो लेंस का आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोग क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे या ऋणात्मक लेंगे? यानी कि प्लस 10 सेंटीमीटर लेंगे या फिर माइनस 10 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि अवतल लेंस है। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो छोटा प्राप्त होता है, आभासी प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है। तो सीधा प्रतिबिंब के लिए हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक लेते हैं, ये नहीं लेंगे। और वस्तु की ऊंचाई हमेशा हम लोग धनात्मक ही लेते हैं। तो वस्तु की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, है ना। वस्तु की ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। 1/3 हो जाएगा। वैसे भी आप ध्यान में यहां पर रखना कि अवतल लेंस के केस में जो आवर्धन है हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। 0 से 1 के बीच में आएगा। राइट, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी देखते ही आप इन सारे को काट सकते थे। जो आवर्धन आएगा ना वो 0 से 1 के बीच में आएगा अवतल लेंस के केस में। ठीक, अवतल लेंस, और यहां पर आप लिख सकते हो उत्तल दर्पण, इसके लिए भी सही है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? मुख्य अक्ष के बारे में कहा गया है, कौन सा विकल्प सही है? जो मुख्य अक्ष होता है वह वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के गुजरने वाली रेखा होती है, एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक, और ये जो मुख्य अक्ष होता है इस दर्पण पे अभिलंब होता है, यानी इस दर्पण के साथ जो है 90 डिग्री के एंगल पे होता है। अगर आप इस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो मुख्य अक्ष उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यह दर्पण पर उसके ध्रुव पर अभिलंब होता है। बिल्कुल सही है, इस ध्रुव पर अभिलंब होता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के सारे विकल्प गलत हैं। निम्नलिखित में से क्या एक छड़ाकार संरचना है जो केंद्रक में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है? कोशिका विभाजित होने वाली होती है। आप क्रोमोसोम तो जानते हैं, ये क्रोमोसोम है ना। ये है गुणसूत्र, क्रोमोसोम। अब गुणसूत्र जो है इस वाले फॉर्म में
इस वाले रूप में तभी दिखाई पड़ता है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब। अच्छा, कोशिका विभाजन में एक फेज आता है जिसे मेटाफेज कहा जाता है। तो मेटाफेज में ये स्पष्ट रूप से, तो मेटाफेज में गुणसूत्र जो है इस प्रकार से दिखता है, स्पष्ट दिखता है। अच्छा, जब कोशिका विभाजित नहीं होने वाली होती है, यानी कोशिका विभाजन जब नहीं हो रहा होता है, उस समय ये कैसा दिखता है? उस समय कैसा दिखता है? तो देखो, ये नाभिक है, ये कोशिका द्रव्य है, ये मैंने एक सेल बनाया। ये कब दिखेगा? जब सेल डिवाइड होने को होगी, जब कोशिका विभाजित होने वाली होगी ना, उस समय आपको ये क्रोमोसोम ऐसे दिखेगा। और मैंने आपसे कहा कि क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से इस टाइप से कब दिखता है? कोशिका विभाजन का एक फेज होता है जिसे मेटाफेज कहा जाता है, उसमें। अब मान लीजिए कि कोशिका विभाजित नहीं हो रही है, उस समय कैसा दिखेगा? उस समय देखो कैसा दिखेगा। उस समय ये गुणसूत्र जो है आपको ऐसे क्रोमेटिन के फॉर्म में दिखेगा। ये क्या है? क्रोमेटिन। ये देख रहे हो, ये लिखा हुआ है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के फॉर्म में दिखेगा। तो जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही है, उस समय आपको न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, बोल सकते हो कि वो क्रोमेटिन के फॉर्म में दिखेगा। जब कोशिका विभाजित होने को आती है, उस समय ये क्रोमेटिन कंडेंस होकर के, संघनित होकर के ऐसे गुणसूत्र के फॉर्म में, क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। हमसे पूछा है कि जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब गुणसूत्र के रूप में जो है ये आपको डीएनए दिखेगा, कंडेंस्ड फॉर्म होता है डीएनए का गुणसूत्र। और जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है, तब ये गुणसूत्र जो है क्रोमेटिन के फॉर्म में दिखता है ना। जो धागे होते हैं वो जो खुले होते हैं, कुछ वैसे ही क्रोमेटिन होता है। कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? तो कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अपकेंद्रीकरण या फिर अपकेंद्रन विधि का उपयोग किया जाता है, राइट। जिसमें मिश्रण को जो है तेजी से घुमाया जाता है, जिससे जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। अच्छा, ऊर्ध्वपातन के जरिए भी हम लोग मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, मिश्रण के घटकों को अलग कर सकते हैं। अब ऊर्ध्वपातन विधि का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे? जब घटकों में एक कोई ऐसा हो कि ऊर्ध्वपातित होता हो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास नमक है और कपूर का मिक्सचर है, नमक कपूर का मिश्रण है। आप इस पूरे मिश्रण को जब आप गर्म करेंगे तो ये कपूर जो है सीधा वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में इसको हम ठंडा कर लेके अलग कर लेंगे, है ना। आपने गर्म किया, नमक तो भाप में बदलेगा नहीं, कपूर भाप में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा, उसको वापस से ठंडा करके प्राप्त कर लेंगे तो नमक कपूर अलग अलग हो जाएगा। तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी द्रव्यमान का गुणनफल बट्टे में दोनों द्रव्यमान के बीच की जो दूरी है उसका वर्ग। यानी ये एक वस्तु है, द्रव्यमान m1 है, ये एक दूसरी वस्तु है, द्रव्यमान इसका m2 है, दोनों के बीच की दूरी r है। तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा, याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक आकर्षण नेचर का बल है। दोनों एक दूसरे को खींचेंगे एक दूसरे की ओर और समान बल से खींचेंगे। अगर ये m1 इस m2 को खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, तो ये m2 भी इसको खींचेगा 10 न्यूटन के ही फोर्स से। बस दिशा जो है विपरीत यहाँ पर होने वाली है। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो ये बल है वो सीधा समानुपाती है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के, और दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती है ना। और ये जी क्या है? जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो पूरे ब्रह्मांड के लिए कांस्टेंट है। इसका मान ये होता है, जो आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। केवल वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है? नहीं, दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान है उसके गुणनफल पर भी तो निर्भर करता है। वस्तुओं के द्रव्यमानों या उनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है, गलत हो जाएगा, बिल्कुल करता है। वस्तुओं के द्रव्यमानों और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल वस्तुओं के द्रव्यमानों पर निर्भर करता है, ये भी गलत हो जाएगा। 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर एक नियत बल 4 सेकंड तक कार्य करता है और इसका वेग 8 मीटर पर सेकंड से बदलकर 12 मीटर पर सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणन में त्वरण। त्वरण आपको नहीं पता है तो निकाल लो v माइनस यू बाई टी से। v का मान 12 है और a का मान जो है 8 है, समय 4 सेकंड लिया गया है।
तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस मान को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तुरंत 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल करके आया है, तो 2 न्यूटन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु संरचना से संबंधित मॉडल दिया था, लेकिन इनका मॉडल जो है फेल कर गया। थॉमसन ही वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी पहली बार। देखो थॉमसन ने क्या कहा था कि जो पूरा का पूरा परमाणु है वो धन आवेशित गोला है, धन आवेशित गोला है, राइट। ये मान लो कि पूरा परमाणु है जो कि क्या है, धन आवेशित गोला है, राइट। ये मैं येलो कलर से क्या बना रहा हूं, ये दिखा रहा हूं कि पूरा जो परमाणु है वो धन आवेशित गोला है, ठीक। धन आवेशित गोला है। जैसे आप तरबूज देखते हैं, तरबूज में जो पूरा लाल लाल भाग होता है, तरबूज में जो पूरा लाल लाल भाग होता है जिसे हम खाते हैं, कुछ वैसे ही जो परमाणु है वो पूरा धन आवेशित गोला है। यानी तरबूज से कंपेयर करें तो पूरा लाल भाग क्या है, धन आवेश है ना, धन आवेश। तो ये पूरा धन आवेशित गोला हो गया परमाणु। और इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धसे होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे बीच बीच में धसे होते हैं, राइट। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है धसे हुए हैं। तो आप इसको तरबूज से कंपेयर कर सकते हो, तरबूज से आप इसको कंपेयर कीजिए कि तरबूज में ये लाल लाल भाग जो होता है उसे आप धन आवेश मान लीजिए, और जो बीज है उसे आप इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ऋण आवेश मान लीजिए। इससे कंपेयर किया था, वाटरमेलन से तरबूज से कंपेयर किया था थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल को, राइट। लेकिन ये जो मॉडल है इनका फेल। आज के समय में हम जानते हैं कि जो परमाणु का अधिकांश भाग है वो खाली है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके सेंटर में है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इनका मॉडल जो है फ्लॉप कर गया। परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में तरबूज की बीज की भांति धसे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये इन्होंने कहा था अपने मॉडल में। परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं, सही है। यही चीज मैंने आपको समझाया, धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान नहीं होते, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन नहीं होते। नहीं, थॉमसन ने कहा था कि जो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश है वो परिमाण में बराबर है, इसलिए जो परमाणु है वो उदासीन है। ये चीज उन्होंने कहा था। आज के समय भी हम जानते हैं कि परमाणु उदासीन होते हैं, और थॉमसन ने भी ये चीज कहा था। भले उनका मॉडल ये फ्लॉप कर गया, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, इसलिए जो एटम होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा इन्होंने नहीं कहा था। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, उन्होंने ये कहा था, ठीक। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक किया जाता है तो कितनी ऊर्जा उपभोग होता है? हमें एनर्जी चाहिए तो एनर्जी बराबर हो जाएगा पावर इंटू में टाइम, राइट। पावर इंटू में टाइम, तो पावर है 1 वाट और टाइम है 1 आवर, तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 वाट आवर, है ना, 1 वाट आवर बोल सकते हैं। 1 वाट घंटा हमारा आंसर हो जाएगा, जूल में आंसर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को घटाता है? वाष्पीकरण की दर को घटाता है, तो ये मैंने आपको लिख कर दिया हुआ था प्रीवियस किसी वीडियो में। वाष्पीकरण की दर बढ़ती है यदि जल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, वातावरण का तापमान बढ़ता है, वायु की गति बढ़ती है, आर्द्रता घटती है। आर्द्रता घटने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, तो अगर आर्द्रता मान लो बढ़ जाए तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी, तो आर्द्रता में वृद्धि। आर्द्रता में वृद्धि यानी वातावरण में ऑलरेडी जल जो है वाष्प रूप में ज़्यादा है, वैसे केस में जो वातावरण होगा वो और ज़्यादा जल वाष्प रूप में नहीं धारण करना चाहेगा, इसीलिए वाष्पीकरण की दर जो है वो घट जाएगी। चूना पत्थर की ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को डैश कहा जाता है। तो चूना पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप हीट करेंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड ठोस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर मुक्त होती है। ऊष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, तापीय अपघटन अभिक्रिया है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कोशिकीय अंगकों में से कौन सा या कौन से विशेष रूप से पादप कोशिकाओं में पाया या पाए जाते हैं। देखो पादप कोशिका में एक तो ये लवक मिलेगा आपको, लवक जो है केवल पादप कोशिका में मिल जाएगा। कोशिका भित्ति जो है आपको पादप कोशिका में देखने को मिलती है, जंतु कोशिका में देखने को नहीं मिलती है। देखो सेल वॉल जो है एनिमल सेल के अंदर देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ज़्यादातर जीवों के अंदर देखने को मिलती है। जैसे कवक के अंदर कोशिका भित्ति होती ही है, बैक्टीरिया के पास कोशिका भित्ति होती ही है, उसके बाद पादप के पास कोशिका भित्ति होती ही है। जंतु कोशिका के पास कोशिका भित्ति नहीं होती है ना, जंतु कोशिका के पास कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर विशेष रूप से पादप कोशिकाओं में बोल रखा है ना, तो आप समझ जाना कि जंतु और पादप कोशिका को कंपेयर करते हुए आपसे पूछा जा रहा है। पादप कोशिका में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, जंतु कोशिका में नहीं मिलेगा। कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में देखने को मिलती है, जंतु कोशिका में देखने को नहीं मिलती है। अब बात हम यहाँ पर रसधानी की करते हैं, तो रसधानी जो है पादप कोशिका के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। जंतु कोशिका में ये रसधानी या तो अनुपस्थित हो सकती है या तो बहुत छोटी होती है ना। रसधानी जो है पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है, लेकिन जंतु कोशिका में ये बहुत ही छोटी होती है या फिर अनुपस्थित होती है। यहाँ पर बोर्ड की तरफ से इसको अनुपस्थित मानकर चला है, तो हम इसको सही बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी हमारा राइट आंसर। गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है। ये पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित नहीं होते हैं। गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में पूछा गया है। ये पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से यानी कि सूक्ष्म जीवों के माध्यम से विघटित नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं। ये स्टेटमेंट सही है ना। ये पदार्थ पर्यावरण में अल्प अवधि के लिए बने रहते हैं, नहीं लंबे अवधि के लिए बने रहते हैं। ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। ये पदार्थ पारितंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचा सकते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो कौन सा या कौन से कथन सही है, तो ए और सी, ए और सी दोनों, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल में साबुन का उपयोग करने की सामान्य दोष है। देखो कठोर जल में साबुन झाग नहीं बनाता है, कठोर जल में साबुन झाग नहीं बनाता है। कठोर जल में जो साबुन है ना वो ऐसे अस्कम बनाएगा, इसको हम लोग अस्कम बोलते हैं। मैल आप बोल सकते हो, ठीक है, मैल, झाग नहीं बनाएगा, राइट। तो साबुन बहुत अधिक झाग बनाता है, गलत हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया करने के कारण साबुन के मैल का निर्माण होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये दोष है कठोर जल का कि साबुन के जो अणु होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं कि साबुन का मैल का निर्माण करते हैं, झाग उत्पन्न नहीं करेगा। साबुन झाग उत्पन्न नहीं करेगा, किसके साथ, कठोर जल के साथ। समझे आप, कठोर जल के साथ साबुन झाग उत्पन्न नहीं करेगा। ये सामान्य दोष है कठोर जल का, ठीक। तो कठोर जल में साबुन अपना रंग खो देते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। साबुन कठोर जल में बहुत जल्दी घुल जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। बी हमारा सही है। जब m द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती पर गिरती है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होती है। याद रखिएगा, वस्तु की गतिज ऊर्जा आपसे पूछी गई है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ बहुत ही अच्छे से कि जब वस्तु गिरती है किसी हाइट से, मान लीजिए h हाइट से गिर रही है, तो गिरने के स्टार्टिंग में ही, है ना, आरंभ में ही जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो mgh के बराबर होगी। अब क्योंकि h जो है वो मैक्सिमम है, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है और इस समय जो गतिज ऊर्जा है वो 0 होती है, ठीक। लेकिन जमीन से टकराने टाइम जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, याद करो मैंने एग्जाम्पल लिया था 100 जूल का, है ना। मान लीजिए कि इस समय 100 जूल रही होगी स्थितिज ऊर्जा मैक्स टू मैक्स, गतिज ऊर्जा 0। धरती पर टकराने टाइम जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो सारी की सारी 0 हो जाएगी और सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, राइट। तो अब गतिज ऊर्जा 100 जूल है, यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा जमीन पर टकराते टाइम होगी, क्योंकि उसी समय स्पीड सबसे अधिक होती है। तो जब यह धरती से टकराने वाली हो, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डैश प्रजातियों की दीर्घकालिक उत्तरजीविता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसी प्रजाति का अस्तित्व बना रहेगा यदि उस प्रजाति के बीच वेरिएशंस हो। जैसे इंसान अपने आप में एक प्रजाति है, तो इनके बीच, इंसानों के बीच वेरिएशंस होंगे, तभी ये इंसान जो अपने आप में एक प्रजाति है धरती पर लंबे समय तक बने रहेंगे। सारे के सारे प्रजाति अगर एक जैसे हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे, जेरॉक्स हो जाएंगे, तो जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आएगी
कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जो मनुष्य प्रजाति के लिए प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, वैसे में नुकसान सारी ही प्रजातियों को बराबर रूप से होगा और हो सकता है कि सारे प्रजाति एक साथ ही खत्म हो जाए। लेकिन मान लीजिए अगर उनमें कुछ विभिन्नताएं रहेंगी तो हो सकता है कि वो विपरीत परिस्थिति को कुछ प्रजाति जो है झेल ले, क्योंकि वो बाकियों से थोड़े अलग होंगे तो रह जाएंगे, बाकी सारे लिपट लेंगे, मर जाएंगे। तो जो रह जाएंगे वो उस प्रजाति को अब आगे लेकर के जाएंगे। तो वेरिएशन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वेरिएशन होने के कारण ही इवोल्यूशन होता है, वरना इवोल्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उससे द्रव का डैश कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, राइट। गलनांक क्या होता है? वो टेम्परेचर होता है जिस पर एक ठोस द्रव में कन्वर्ट हो जाता है ना। एक ठोस द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस द्रव में कन्वर्ट हो गया जिस तापमान पर, उसे हम लोग गलनांक बोलते हैं। ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? देखो, वो तापमान जिस पर किसी पदार्थ का ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं आपको देखने को मिले। जिस तापमान पर कोई पदार्थ अपने ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में देखने को मिले एक साथ, उसे हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर पदार्थ अपने ठोस, द्रव, गैस तीनों ही अवस्थाओं में एक साथ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। आपके पास ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, ठीक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो इसकी शक्ति, क्षमता भी धनात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी, क्योंकि पावर लेंस की जो शक्ति होती है वो बराबर होता है 1/f। यहाँ हम लोग f जो है मीटर में डालेंगे तो यहाँ पर जो पावर है हमें डायोप्टर में मिलेगा। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, बिल्कुल सही है। फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी ही अधिक होगी, फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी ही कम होगी, ये स्टेटमेंट गलत है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, सही है। यहाँ पर फोकस होगा, फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी ही कम होगी, ये सही है। आंसर हमारा बी हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। पुष्पी पादप में वो पादप जो फूल देते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो लैंगिक प्रजनन होता है उससे संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। निषेचन के बाद अंडाशय एक बीज के रूप में विकसित होता है। अंडाशय बीज के रूप में विकसित नहीं होता है। अंडाशय के भीतर बीजांड होता है, ये बीजांड बीज में बदलता है, ठीक है। जो बीजांड होता है ये बीज में बदलता है, बीजांड बीज में बदलता है निषेचन के बाद, ये स्टेटमेंट गलत है। निषेचन के बाद युग्मनज में बिना किसी विभाजन के भ्रूण का निर्माण होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो युग्मनज होता है, जायगोट होता है, वो तो एक कोशिकीय होता है। भ्रूण में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं तो विभाजन तो होगी। एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं तभी बनेंगी ना जब विभाजन होगी। तो लिखा है बिना किसी विभाजन के भ्रूण का निर्माण होता है, गलत हो जाएगा। विभाजन तीव्र होती है उस समय, जायगोट बना उसके बाद कोशिका विभाजन जो है लगातार चलती रहती है, भ्रूण का निर्माण होता है। निषेचन के बाद बीजांड फल के रूप में विकसित होता है, गलत हो जाएगा। जो अंडाशय होता है ये निषेचन के बाद फल बन जाता है। ये जो पूरा अंडाशय है ये फल बन जाएगा, इसके भीतर बीजांड है, बीज बन जाएगा, इसीलिए फल के भीतर आपको बीज देखने को मिलता है। उपर्युक्त वर्तिकाग्र पर पराग नलिकाएं निकलती है और वर्तिकाग्र से होकर अंडाशय तक पहुंचती है, ये सही है। ये वर्तिकाग्र है, ठीक। इस पर पराग आया, उसके बाद पराग नली का निर्माण हुआ और वो अंडाशय से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। तो पराग नलिकाएं निकलती है और वर्तिकाग्र से होकर अंडाशय तक पहुंचती है, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरणें आपतित हो रही है, तो सभी परावर्तित किरणें कहां प्रतिच्छेदी होगी? तो अवतल दर्पण पर
अगर आपतित किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है ना, अवतल दर्पण पर आने वाली जो आपतित किरणें होती है एक दूसरे के समानांतर होती है और मुख्य अक्ष के भी समानांतर होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो सभी जो है मुख्य फोकस पर जाकर के मिलती है, यानी अभिसरित होती है किस पर, मुख्य फोकस पर। तो मुख्य फोकस पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए प्रकाश किरणें, साथ में ये जो मुख्य अक्ष है इसके भी समानांतर होनी चाहिए, तभी जाकर के मुख्य फोकस पर, दर्पण का जो मुख्य फोकस होगा वहां पर जाकर के ये किरणें मिलेंगी और यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है, जो कि बिंदु के आकार का होता है, वास्तविक उल्टा होता है। शरीर के उस भाग की पहचान कीजिए जिसमें अनैच्छिक पेशियां नहीं होती है। अनैच्छिक पेशियां हम लोग उन पेशियों को बोलते हैं जिनमें हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करा सकते हैं, जैसे हृदय की पेशी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हाथ की पेशी, पैर की पेशी, गर्दन की पेशी, जो भी कंकाल पेशी है जो हड्डियों से जुड़ी हुई है हमारे कंट्रोल में है। हम जब चाहे उन पेशियों में संकुचन करवा सकते हैं, जब चाहे उनमें शीतलन करवा सकते हैं, लेकिन जो हृदय की पेशी है आपके कंट्रोल में नहीं है। फेफड़ों में अगर पेशी है, हमारे रक्तवाहिनी में जो पेशी है, हमारे आमाशय में जो पेशी है, आहार नाल में, छोटी आंत में, इन सारे में जो पेशी है हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक, तो अनैच्छिक पेशी नहीं होती है। जिसमें अनैच्छिक पेशी नहीं होती है तो ये बाइसेप्स, यानी ये हमारे हाथ की पेशी है, तो इसमें हम अपनी इच्छा अनुसार जो है गति करा सकते हैं। लोग अपने बाइसेप्स को दिखाते हैं ना, हाथ को मोड़ मोड़ करके, तो अपनी इच्छा अनुसार जो है उनमें गति करा पाते हैं, इसीलिए ये ऐच्छिक पेशी है ना। जो कंकाल पेशी होती है, कंकाल पेशी जो होती है, राइट, जो कंकाल पेशी होती है वो अपने आप में ऐच्छिक पेशी होती है। ठीक है, ऐच्छिक पेशी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी विलियन का एक गुण नहीं है? कोलाइडी विलियन का एक गुण नहीं है। ऑलरेडी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कोलाइडी विलियन के बारे में, है ना। इसमें डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्शन मीडियम होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था होता है, परिक्षेपण माध्यम होता है। परिक्षेपण माध्यम यूजुअली ज़्यादा अमाउंट में होता है और परिक्षिप्त प्रावस्था कम अमाउंट में होता है। कोलाइडी का आकार इतना बड़ा होता है कि वह इससे गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। कई बार हम लोग बात कर चुके हैं कि जो कोलाइडी विलियन होता है वो टिंडल प्रभाव को दिखाता है, क्योंकि उनके कणों का साइज इतना बड़ा तो जरूर होता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन आराम से हो जाता है, जिससे कोलाइडी विलियन से प्रकाश का मार्ग हमें दिखने लगता है और इसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, राइट। कोलाइडी के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, ये गलत हो जाएगा। देखो, विलियन है, तीन प्रकार के मिश्रण होते हैं, विलियन है, कोलाइड है और क्या है, निलंबन है। विलियन के जो कण होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, वो आपको नहीं दिखेंगे नग्न आंखों से, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इनसे बड़े साइज के होते हैं कोलाइडी के कण और सबसे बड़े साइज के होते हैं निलंबन के कण। जो जल और रेत वाला मैं उदाहरण लेता हूँ आपको समझाने के लिए, वही निलंबन। तो निलंबन के जो कण होते हैं वो आकार में बहुत बड़े होते हैं, ना कि हम कोलाइडी विलियन के बारे में बोलेंगे। कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो विलियन के कण का जो आकार होता है और निलंबन के जो कण का आकार होता है उनके बीच का होता है। ये कहना गलत हो जाएगा, ये फॉल्स है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोलाइडी विलियन के अवयव केवल परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि डिस्पर्स्ड फेज और परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्शन मीडियम है। कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण है, सही है। निलंबन और कोलाइडी दोनों के दोनों जो है विषमांगी मिश्रण होते हैं। बी हमारा सही है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। सक्रियता श्रेणी में कौन सा युग्म सबसे अधिक और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु को दर्शाता है? जब आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हैं, तो सबसे ऊपर आपको पोटेशियम मिलता है और सबसे नीचे आपको गोल्ड मिलता है। तो हम बोलेंगे पोटेशियम और गोल्ड, पोटेशियम और गोल्ड, पोटेशियम और सोना। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक भी ऐसा शिफ्ट नहीं है जहां से रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान मुख्य रूप से किसकी संख्या से निर्धारित होती है? देखो, हमसे परमाणु द्रव्यमान बोल रखा है। किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान मुख्य रूप से किसकी संख्या से निर्धारित होती है? तो न्यूक्लियॉन्स। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं तो इसमें प्रोटॉन्स आते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स आते हैं।
नाभिक में जो है उसे हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। नाभिक में क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो परमाणु का जो द्रव्यमान हम लोग बताते हैं वो मेनली प्रोटॉन का द्रव्यमान, जो टोटल प्रोटॉन होता है उसका द्रव्यमान, प्लस जो टोटल न्यूट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान होता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी लेंस की शक्ति और फोकस लंबाई के बीच के संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो लेंस की शक्ति बराबर 1/f होता है, ठीक, 1/f होता है। शक्ति फोकस लंबाई के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होती है, गलत हो जाएगा, सिंपली 1/f। शक्ति फोकस लंबाई के व्युत्क्रम अनुपाती होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। शक्ति फोकस लंबाई के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती है, शक्ति फोकस लंबाई के अनुक्रम अनुपाती है, गलत हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित डैश के समानुपाती होती है। तो बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर। बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर, और यहीं से ये फॉर्मूला जो है निकल करके आता है। यहीं से संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? अंतिम संवेग माइनस में प्रारंभिक संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग, और यहाँ पर संवेग में परिवर्तन है यानी कि अंतिम संवेग फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुने में अंतिम वेग माइनस इनिशियल मोमेंटम आरंभिक संवेग, द्रव्यमान गुने में आरंभिक वेग और बट्टे में समय। यहाँ से m जो है आप कॉमन ले सकते हो, तो v माइनस में u/t हो जाएगा। अब ये क्या है? वेग में परिवर्तन की दर है जिसे हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो यहीं से ये फॉर्मूला निकल करके आता है। तो हम बोलेंगे बल असंतुलित बल के समानुपाती होती है। निम्न में से कौन सा ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो उनको स्थानीय वातावरण में, स्थानीय नहीं होगा, स्थलीय होगा, स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है? तो यह संवहन ऊतक। संवहन ऊतक किसको बोलते हैं? जाइलम और फ्लोएम को बोलते हैं। स्टार्टिंग में जो पादप आए वो जलीय हुआ करते थे, फिर थोड़े से जल के किनारे आए। जैसे जैसे उनके अंदर जो है ये संवहन ऊतक डेवलप होता गया, वैसे वैसे पादप जो है जटिल होते गए, और वैसे वैसे पादप जो है वो नदी से दूर होते गए, और जो पादप है वो लंबे लंबे होते गए। जैसे कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बहुत लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, और ऐसे जगहों पर उगते हैं जहां पानी का अता पता नहीं है। क्यों उग पाते हैं? क्योंकि उनके पास अब जाइलम है जो जमीन के भीतर से पानी को ले जाकर के ऊपर पत्तियों तक पहुंचा देता है। तो ये कारण है जिससे स्थलीय पादप जो है इस अस्तित्व में आए हैं। अगर संवहन ऊतक नहीं होता तो पादप जो है बहुत ही छोटे छोटे होते, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और जल के आसपास ये उगते। आपको ऐसे स्थानों पर नहीं देखने को मिलते पादप जहां पानी का अता पता नहीं है। अब क्योंकि जाइलम टिश्यू है, सोचो ना, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कितने लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, फिर भी पानी जो है पत्तियों तक पहुंच जाता है क्योंकि उनके पास जाइलम है। ये एक बोल सकते हो कि ट्यूब है जो पानी को ऊपर तक पहुंचा देता है, और खाने की भी टेंशन नहीं है, फ्लोएम के जरिए जो है खाना पूरे प्लांट में पहुंच जाता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये प्लांट टिश्यू नहीं है, ये प्लांट टिश्यू नहीं है, ठीक, ये प्लांट टिश्यू है विभज्योतक। पुनर्जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रीजेनरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छिपकली की पूंछ जब कट जाती है तो पूंछ जो है वापस से आ जाती है ना। छिपकली की पूंछ जब कट जाती है तो पूंछ जो है वापस से आ जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं रीजेनरेशन। इसे हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, प्रजनन नहीं बोलेंगे, वो रीजेनरेशन है। तो रीजेनरेशन में क्या होता है? किसी जीव का कोई अंग कट जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वो अंग वापस से ग्रो कर जाता है, वो अंग वापस से ग्रो कर जाता है। ये एक्चुअल में रीजेनरेशन होता है। सभी जीवों में पुनर्जनन और प्रजनन दो अलग अलग नामों वाली एक ही प्रक्रिया है? नहीं, ऐसा नहीं है, एक ही प्रक्रिया नहीं है भाई। प्रजनन अलग चीज है, पुनर्जनन अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पुनर्जनन एक बिल्कुल नए जीव को जन्म देता है, पुनर्जनन एक बिल्कुल नए जीव को जन्म देता है, ये कहना भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? पुनर्जनन एक बिल्कुल नए जीव को जन्म देता है। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हो, छिपकली की पूंछ कट जाती है तो पूंछ कटने के बाद पूंछ वापस आ जाती है, नए जीव का निर्माण नहीं होता है, नए जीव का निर्माण नहीं होता है।
अब प्लेनेरिया जो जीव है इसके अंदर देखो क्या होता है, ये प्लेनेरिया है, इनके 3 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा। अब इस वाले टुकड़े के पास जो पार्ट मिसिंग है वो ग्रो कर जाएगा, इस वाले टुकड़े के पास जो पार्ट मिसिंग है वो ग्रो कर जाएगा, इस वाले टुकड़े के पास जो पार्ट मिसिंग है वो ग्रो कर जाएगा। वैसे में यहाँ पर देखो 3 जो है प्लेनेरिया बन गया है। तो ये चीज कुछ जीवों में है, ऐसा नहीं है कि सारे जीवों में है। जैसे छिपकली है, छिपकली की पूंछ जब कट जाती है तो कटी हुई पूंछ से एक नई छिपकली नहीं बनती है। तो जो प्लेनेरिया में होता है वो हर जीवों में नहीं होता है। लेकिन पुनर्जनन का कॉन्सेप्ट क्या है, यही है कि जो पार्ट लॉस हो गया है किसी जीव के अंदर, अंग कट गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, तो वो अंग वापस से ग्रो कर जाएगा। वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है कि जो पार्ट कट गया है ऊपर नीचे, वो पार्ट वापस से ग्रो कर गया। तो ऐसे में यहाँ पर 3 टुकड़े हुए, 3 नए प्लेनेरिया बन गए। लेकिन हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि पुनर्जनन एक बिल्कुल नए जीव को जन्म देता है। कुछ जीवों में ये चीज संभव है, अन्यों में नहीं। पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं है, बिल्कुल सही है। पुनर्जनन अलग चीज है, प्रजनन अलग चीज है। भाई प्रजनन लैंगिक अलैंगिक दोनों हो सकते हैं, है ना। अब अलैंगिक प्रजनन के अंदर हम लोग पुनर्जनन पढ़ते हैं, वो इसीलिए क्योंकि कुछ जीवों में हमें ये चीज देखने को मिलता है। लेकिन ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। पृथ्वी पर किसी भी जीव में पुनर्जनन की क्षमता नहीं है, ऐसा नहीं है। प्लेनेरिया में है ना, छिपकली में है, स्टारफिश में भी है, स्टारफिश में भी है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से किस परिघटना में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? तो ठोस पदार्थ था, इसको आपने गर्म किया, सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया। इसको आपने हीट किया और सीधा गैस में कन्वर्ट, ये ठोस हो गया। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक, सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अच्छा, गैस को ठंडा करने पर ये सीधा ठोस में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रक्रिया को हम लोग डेपोजिशन बोलते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से वे पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातित होते हैं। कुछ पदार्थों को आप याद रखेंगे, इसमें सबसे पहला तो आप याद रखेंगे कपूर, उसके बाद आप याद रखेंगे ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आप याद रख लेना आयोडीन, उसके बाद आप याद रखेंगे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये 4 एग्जाम्पल्स आप याद रखिए, काफी है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉलिडिफिकेशन होता है द्रव से ठोस का बनना। ठीक, द्रव को ठंडा करेंगे ठोस बनेगा, सॉलिडिफिकेशन। फ्यूजन क्या होता है? ठोस का द्रव में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना। निम्नलिखित में से पादप कोशिका का कौन सा बड़ा अंग प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में, जो कि प्लास्टिड का ही एक एग्जाम्पल है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से पादपों में परिवहन से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। फ्लोएम मिट्टी से खनिज और जल अवशोषण में मदद करता है, ये जाइलम की खासियत है, ना कि फ्लोएम की, ये गलत है। मूल रोम पानी और खनिज अवशोषण के लिए जड़ के सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। भाई जड़ है, जड़ में जो है ऐसे बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे हम लोग मूल रोम बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। जल का जो अवशोषण होता है ऑस्मोसिस के जरिए, परासरण के जरिए जल का जो अवशोषण होता है वो इस मूल रोम के द्वारा ही होता है। ये मूल रोम क्या करते हैं? अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। जैसे हमारी छोटी आंत में जो विलाई होती है जो अवशोषण सतह के क्षेत्र को बढ़ाती है, वैसे ही ये रूट हेयर्स काम करते हैं। तो मूल रोम पानी और खनिज अवशोषण के लिए जड़ के सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। पादपों में विशेष संवहनी ऊतक मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं। विशेष संवहनी ऊतक अभी मैंने आपको बताया जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम के बारे में आप यहाँ पर बोल सकते हो कि मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं।
जड़ें और पत्तियां जाइलम चैनलों के एक सतत नेटवर्क से जुड़ी होती है, बिल्कुल सही है, तभी पानी जड़ से पत्तियों तक पहुंच पाता है। तो गलत कथन है, तो केवल ए जो है गलत है, सी हमारा राइट आंसर। यदि कोई वस्तु 10 न्यूटन का नियत बल लगने पर बल की दिशा में डी मीटर विस्थापन करती है तो नियत बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। बल गुने में विस्थापन, ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही हो, जिधर बल लगे उधर ही विस्थापन हो जाए। तो आपसे सवाल में बोला गया है कि बल तो 10 न्यूटन का लग रहा है और बल की दिशा में 8 नहीं डी मीटर विस्थापन जो है वस्तु होती है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली डी लिख देंगे, तो 10 डी, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर विस्थापन जो है बल के विपरीत दिशा में होता, वैसे केस में -10 डी हमारा आंसर आता। अयस्क खादान में पाई जाने वाली अशुद्धियों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो धातुएं होती है उसे प्राप्त किया जाता है उसके अयस्क से, और इस अयस्क को कहां से प्राप्त किया जाता है, पृथ्वी के भूपर्पटी से। पृथ्वी के भूपर्पटी से प्राप्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी के भूपर्पटी से जिंक ब्लेंड को प्राप्त किया गया और यहां से फिर जिंक को प्राप्त किया जाएगा। तो जब पृथ्वी के भूपर्पटी से इस जिंक ब्लेंड को निकाला गया तो इसमें बहुत प्रकार की अशुद्धियां भी थी, जैसे कि मिट्टी है, रेत है, चूना है, तरह तरह की अशुद्धियां थी। तो इस जिंक ब्लेंड में जो इम्प्योरिटीज थी उसे स्पेशल नाम दिया गया गैंग। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो अयस्क को हम लोग निकालते हैं ना भूपर्पटी से, उसमें तरह तरह की अशुद्धियां भी होती है जो हमें नहीं चाहिए होता है, उन अशुद्धियों को हटाया जाता है, उन अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग, जैसे ये सल्फाइड अयस्क है, इस सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए इसको हीट किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है, समझे आप। ऐसे ही कैल्सिनेशन है, जो ये जिंक है इसको हम लोग जिंक कार्बोनेट से भी प्राप्त कर सकते हैं, ये भी अयस्क है जिंक का, ये भी अयस्क है। तो जो कार्बोनेट अयस्क होता है, ये जो कार्बोनेट अयस्क है, इसको अगर हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए ऑक्सीजन के अब्सेंस में या फिर ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में हीट किया जाता है। तो भर्जन और निस्तापन से हम लोग क्या करते हैं कि धातु का ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, है ना। यहाँ पर जिंक का ऑक्साइड प्राप्त किया, यहाँ पर भी जिंक का ऑक्साइड प्राप्त किया, लेकिन यहाँ पर सल्फाइड अयस्क से प्राप्त किया, यहाँ पर कार्बोनेट अयस्क से प्राप्त किया। तो सल्फाइड अयस्क को हीट किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, इससे हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं। और कार्बोनेट अयस्क को जब हीट किया जाता है ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, तब वहाँ पर ऑक्सीजन जो है सीमित मात्रा में लेते हैं या फिर वायु सीमित मात्रा में लेते हैं या फिर अनुपस्थिति में वायु के, उससे हम लोग कैल्सिनेशन बोलते हैं। हमारे इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह दिशा मानी जाती है जिस दिशा में चुंबकीय दिक् सूचक सुई का उत्तरी ध्रुव संकेत करता है। अब जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है, हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंपास लाएंगे, यहाँ पर डालेंगे और देखेंगे उसका नॉर्थ पोल किधर दिखा रहा है। कंपास में सुई होती है ना, उसके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों होते हैं। तो नॉर्थ पोल को देखना है, मान लीजिए नॉर्थ पोल इधर की ओर दिशा बता रहा है, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, नॉर्थ पोल को देखना है, ठीक। तो ये जो बार मैग्नेट है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ऐसे ही पता लगाया जाता है कि कंपास को अलग अलग बिंदु पर डाल करके देखते हैं कि नॉर्थ पोल की दिशा किधर है। अब जैसे इस वाले बिंदु पर हमें पता करना है, तो कंपास डाला तो नॉर्थ पोल की दिशा ये है, यहाँ पर नॉर्थ पोल की दिशा ये है, फिर बाद में सारे बिंदुओं को मिला दिया। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है खींची जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप चुंबक जब लेंगे तो उसके चारों तरफ आपको ये सारी रेखाएं दिखेंगी, वो दिखेंगी नहीं, ठीक है। हम लोग ड्रॉ करते हैं ऐसी कंपास की मदद से या फिर किसी दूसरे तरीके से। ये स्टेटमेंट सही है। चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष प्रबलता विद्यमान रहता है और इसे क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता आपको जाननी है
तो आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को देखकर बता सकते हैं। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, जहां पर दूर दूर होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कम प्रबल होता है। ये स्टेटमेंट सही है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि के द्वारा हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बता सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, बिल्कुल सही है। जैसे बाहर में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से साउथ जाती है तो भीतर में साउथ से नॉर्थ आती है, बाहर में नॉर्थ से साउथ जाती है तो भीतर में साउथ से नॉर्थ आती है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो बंद वक्र होती है। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और समदूरस्थ है तो वे शून्य क्षेत्र प्रबलता दर्शाती है, नहीं। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर समदूरस्थ हैं तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता दर्शाती है ना। समांतर सीधी समदूरस्थ होती है तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, ना कि शून्य को दर्शाती है। जहां पर शून्य है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक। तो ये स्टेटमेंट गलत है, डी हमारा राइट आंसर। पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं लेता है? तो पौधे में कायिक भाग हम लोग किसको बोलते हैं? जड़ को बोलते हैं, तना को बोलते हैं, और किसको बोलते हैं? पत्ती को बोलते हैं। जड़, तना, पत्ती ये कायिक भाग कहलाते हैं पादप के अंदर, और इनसे नए प्लांट का उगना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर फूल हो जाएगा। फूल को आप प्रजनन भाग बोलेंगे, कायिक भाग नहीं बोलेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन अणु के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनाती है? तो मेथनॉल। मेथनॉल जो है ये पॉइजनस है, मेथनॉल पॉइजनस है, जहरीली शराब हम इसको बोलते हैं। इसको पीने से व्यक्ति अंधा हो सकता है। गति के प्रथम नियम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? गति के प्रथम नियम को, गति के 3 नियम होते हैं ना, उसमें जो पहला नियम है उसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, और यदि वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, एक समान वेग बोल रहा हूं, याद रखना, एक समान वेग बोल दो, या फिर बोल दो जो वस्तु है वो एक ही दिशा में एक समान चाल से चल रही है, या तो बोलो कि सीधी रेखा में एक समान चाल से चल रही है, या फिर क्या बोलो एक समान वेग से चल रही है। तो यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहना चाहेगी अपने विराम के जड़त्व के कारण, और अगर एक समान वेग से गतिशील है तो वो उसी वेग से गतिशील रहना चाहेगी अपने गति के जड़त्व के कारण, जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल उसकी अवस्था को बदल न दे। जैसे मान लीजिए कि ये एक वस्तु है जो विराम अवस्था में है, रेस्ट में है ना। ये m द्रव्यमान का मान लो कोई वस्तु है जो कि रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगी विराम के जड़त्व के कारण, क्योंकि जो जड़त्व होता है ना वो वस्तु के वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व नहीं चाहेगा कि इसके विराम के अवस्था में कोई परिवर्तन आए। अब इस वस्तु की अवस्था में हमें परिवर्तन लाना है, ये रेस्ट में हम चाहते हैं इसको चलाना, तो वैसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इसको बाहर से एक बल देना पड़ेगा। वो भी बल कैसा होना चाहिए? असंतुलित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इधर से आपने 5 न्यूटन लगा दिया और इधर से भी आपने 5 न्यूटन लगा दिया तो इसके अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आपको असंतुलित बल लगाना पड़ेगा, है ना, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के इसके अवस्था में परिवर्तन आएगा। तो आप क्या कर सकते हो? इधर से भाई 6 न्यूटन का फोर्स लगा दो तो इधर 1 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा मिलेगा, तो ये वस्तु जो है चल पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, या फिर बोल दो सीधी रेखा में एक समान चाल से गतिशील है, मान लीजिए कि ये गतिशील है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ऐसे स्ट्रेट लाइन में। अब ये वस्तु जो है अपने गति की अवस्था में ही रहना चाहेगी अपने गति के जड़त्व के कारण। जो गति का जड़त्व है वो चाहेगा वस्तु गतिशील रहे, इसके वर्तमान अवस्था में जो कि गति की अवस्था है इसमें परिवर्तन ना हो। लेकिन आप चाहते हैं कि इसके अवस्था में परिवर्तन हो, इसकी दिशा बदल जाए या फिर इसकी चाल बदल जाए, विराम में आ जाए, वैसे केस में आपको बल लगाना पड़ेगा। लेकिन बल कैसा होना चाहिए? असंतुलित बल होना चाहिए। असंतुलित, मान लीजिए कि ये वस्तु गतिशील है, आपने इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से भी आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस पर कोई बल नहीं लगा। ये दोनों बल एक दूसरे को काट देंगे और वस्तु 5 मीटर पर सेकंड से ही चलती रहेगी, उसी दिशा में चलती रहेगी। लेकिन मान लीजिए कि आपने इधर 6 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, वैसे केस में इधर 1 न्यूटन का फोर्स बनेगा, वस्तु की स्पीड जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो आपने क्या कर दिया? उसके अवस्था में परिवर्तन करवा दिया, उसके गति
को बढ़ा दिया आपने, ठीक है, गति को बढ़ा दिया आपने। तो बल हम लगाएंगे लेकिन असंतुलित बल लगाएंगे, संतुलित बल का कोई मतलब नहीं बनता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग है, यानी कि नर जनन तंत्र का भाग है? तो शुक्रवाहक है, अंडवाहिनी जिसमें कि जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये मादा प्रजनन भाग है, तो ये आंसर नहीं होगा। गर्भाशय और योनि मादा प्रजनन का भाग है। डिंब वाहिनी और शिश्न, ये जो अंडवाहिनी है और ये जो डिंब वाहिनी है, दोनों का एक ही मतलब होता है, फैलोपियन ट्यूब। शिश्न ये नर जनन भाग है। शुक्रवाहक और वृषण कोश जिसमें कि वृषण होता है, तो ये दोनों के दोनों जो है नर जनन तंत्र का भाग है। डी हमारा राइट आंसर। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कली चूना का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड है। ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO है। ये चूना पत्थर है, इसे आप चूना पत्थर बोल दो, संगमरमर बोल दो, चौक बोल दो। चूना पत्थर, संगमरमर, चौक। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके जलीय विलयन को आप चूना पानी भी बोल सकते हो। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये कली चूना है या फिर अनबुझा चूना या फिर बिना बुझा चूना, ये है भकरा चूना या फिर बुझा हुआ चूना, सिलेक्ट लाइम हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहां पर यह वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।